एवरीवन। और पिछली बार हम लोग डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से जो बिहार बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व किया गया था। पिछली बार हम लोगों ने जो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वो सारा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दोनों पार्ट हम लोग करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो चुका है और हम लोग जो इंटर कर रहे हैं सब्जेक्टिव में। और वैसे बच्चे जो आपको CBSE का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 12th बोर्ड का, उनके लिए मैं जो आपको एक नया क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो वो आपको YouTube से ही जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, और आई होप कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उसके पहले हम लोग जो है सारा का सारा सिलेबस केमिस्ट्री का ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ऑल द बेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल। यूनिट सेल से आप क्या समझते हो? तो देख लीजिए, एक्चुअली हम लोग जो आपको पहले जानते थे क्या कि अगर सॉलिड होता है कोई, ठीक है, तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो आपको फिक्स जगह पे रहते हैं। अगर फिक्स जगह पे रहते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक फिक्स ज्योमेट्री बनाते हैं, एक फिक्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाते हैं। अब क्या ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा? तो आंसर है नहीं, ये 3 डायमेंशनल हम लोग का ज्योमेट्री रहता है। एक सेक्शन मैंने बनाया है आपको सॉलिड स्टेट का। ठीक है, सॉलिड का एक पार्ट मैंने बनाया है। देखोगे जैसा गौर से तो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि ढेर सारे क्यूब्स मैंने रखा है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि चलो भाई मैं और एक्सटेंड करना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि क्यूब को ही रिपीट करना पड़ेगा। मेरे को क्यूब को ही रिपीट करना पड़ेगा और मैं क्यूब को रिपीट करता जाऊंगा और मेरा जो आपको लैटिस बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको मैं रिपीट करने से मेरा कंप्लीट जो आपको क्रिस्टल लैटिस बन सकता है वही कहलाता है आपको जो यूनिट सेल। जैसे कि इस वाले हम लोग लैटिस में 1 2 3 4 5 6 आपको यूनिट सेल्स है। आप आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट हम लोग का आंसर है कि हम लोग का यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट of a crystal lattice by the repetition of which whole lattice can be formed। ठीक है, वह स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जिसको बार बार आप रिपीट करते हो तो कंप्लीट लैटिस हम लोग का बन सकता है, सॉलिड लैटिस बन सकता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, वेल सेकेंड हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन विथ 1 एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्या करूं कि एक वेसल में मैं क्या करूं कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं। ठीक है, ये हम लोग का रबर कॉर्क है और उसके थ्रू मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो वह इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू जो किसी सेल में करंट इंटर
और लीव करता है। ये हम लोग का बैटरी है, 2 सेल का बैटरी है। ये हम लोग का की है। ये वेसल है, इस वेसल में मैंने लिक्विड रखा है, ठीक है, विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ठीक है, मान लिया कि हम लोग का ये जो हम लोग का एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है। इसी वाले जो पानी को जो सोल्यूशन से भर के मैंने 2 टेस्ट ट्यूब जो है यहाँ पे इसको ढक करके रख दिए हैं, ठीक है। तो 2 टेस्ट ट्यूब हम लोग का पानी से ही भरा हुआ है, इस वाले सोल्यूशन से ही भरा हुआ है, ठीक है। द सेम टाइम आप देखोगे क्या कि यहाँ पे कुछ आपको बुलबुले बन रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ आपको बुलबुले बन रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे भी कुछ बनेगा, कुछ गैस आपको एक कलेक्ट होने लगेगा, और यहाँ पे भी आपको कुछ गैस कलेक्ट होने लगेगा। इससे हम लोग को पता चलता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि करंट देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। या फिर हम लोग रिवर्स करें, अगर हम लोग क्या करें केमिकल चेंज लाएं, तो वैसा जो सेल जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे सेल जिससे हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी दे करके केमिकल रिएक्शन ला सकते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन ला करके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यह है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि इट इज अ सेल या फिर वेसल इन विच इलेक्ट्रिसिटी is used to bring out chemical change और वाइस वर्सा। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ acidified water to give oxygen and hydrogen। याद देखो जरा से यहाँ पे हम लोग का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और जो हम लोग का नेगेटिव वाला टर्मिनल है इसको हम लोग कहते हैं कैथोड। कैथोड पे हम लोग का हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, और एनोड पे हम लोग का ऑक्सीजन बनेगा। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि वाटर जो हम लोग का वाटर है, ठीक है, वह इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दिस इज बेसिकली द फंडा, ठीक है, यही हम लोग का बेसिक फंडा है, ठीक है। फिर आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम लोग को कहता है डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल अबाउट रस्टिंग। चलिए थोड़ा हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जान लेते हैं रस्टिंग के बिहाइंड में। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, देख लो, ये सपोज कि हम लोग का ये आयरन का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, Fe, 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 और जो इसके सरफेस पे सपोज कि मॉइस्चर है, आई थिंक ऐसा जो मॉइस्चर होगा इसके सरफेस पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जो आयरन है वह क्या करेगा कि इट विल गेट
कन्वर्टेड टू Fe2+, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकलेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑक्सीजन क्या करेगा, लेकर के ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन, और ये 2 माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन द सेंस देखा जाए जहाँ सब और से, ठीक है, तो दिस मॉइस्चर इज एक्टिंग लाइक व्हाट, ऐसा एक्ट कर रहा है कि जैसे हम लोग का ये कोई पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, दैट इज कैथोड, ठीक है। एट द सेम टाइम हम लोग का ये वाला रीजन जो हम लोग को लग रहा है आयरन वाला, वो हम लोग का एनोड है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को लगता है कि यह इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए जरा सा, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फाइनली ये हम लोग का जो पॉजिटिव जैसा दिखेगा, पॉजिटिव हो गया, बिकॉज किसमें देखो Fe+ आयन आपको जुड़ते जा रहा है, यहाँ पे आपको जो माइनस होते जा रहा है, तो ये आपको नेगेटिव की तरह दिखने जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इन रस्टिंग ऑफ आयरन, the iron surface acts like anode where iron is converted to ferrous या फिर फेरिक आयन and moisture acts like cathode to accept electrons। यह हम लोग का जो इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना अबाउट रस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का एक्सप्लेनिंग ब्रीफ द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप लोग समझना इस चीज़ को, ठीक है। जो फोर्थ का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आपको क्या ले रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही ले रहा हूँ, ठीक है। यह एक वेसल है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे इम्प्योर मेटल लिया है, ठीक है, और ये छोटा सा पतला सा एक प्योर मेटल का रॉड लिया है, ठीक है। इस वाले जो है आपको इम्प्योर मेटल को मैं अटैच कर दूंगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो मेरा प्योर मेटल है उसको मैं अटैच कर दूंगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपको उसी मेटल का होगा, यह मेरा क्या है, प्योर मेटल, तो ये हम लोग क्या है, इम्प्योर मेटल। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इन द सेंस की डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे डिफिशियंसी होने लगा इलेक्ट्रॉन का, इसे कहाँ से, इसमें जो मेटल प्रेजेंट है वह क्या करेगा कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ देगा और खुद जो है M+ के फॉर्म में बाहर निकल आएगा,
ऐसे भी सेम जो आपको मेटल के जो आपको आयंस इसमें है, ठीक है। अब ये तो हम लोग का नेगेटिव टर्म लगा, तो मेटल आयंस आपको कहाँ पे चले जाएंगे, इस वाले जो प्योर मेटल पे आपस में चिपकने लगेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और बन जाएगा हम लोग के मेटल। तो यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे मेटल का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्योर मेटल ही आपको जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोग का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल हम लोग को यहाँ पे मिलने लगेगा। कहाँ पे मिलने लगेगा, एट द कैथोड। एनोड पे हम लोग का क्या है, इम्प्योर मेटल। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से जो कुछ मटेरियल आपको बाहर निकल रहा है, इससे कारण से इसका साइज जो है छोटा होता जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ मटेरियल बन रहा है, इससे कारण से इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। आपकी मर्जी है कितना आपको चाहिए, ठीक है, आप उसके अनुसार से वह कर सकते हो। लेकिन इन द सेंस कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब आपको फॉर इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग प्योर मेटल is taken at cathode, impure metal is taken at anode. The electrolyte is of the same metal salt solution. The oxidation of impure metal takes place at anode and we get pure metal at cathode. मैं ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखूँगा बिकॉज कि 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, उस समय कितना ज़्यादा बढ़ा के लिखा जाए, है कि नहीं। तो बस ये ब्रीफ में हम लोग का डिस्क्रिप्शन था, आप जो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके आप जो नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथिल अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म। किस प्रकार से आप जो इथिल अल्कोहल को क्लोरोफॉर्म में चेंज करोगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इथिल अल्कोहल को क्लोरोफॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं आपको जो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको फर्स्ट प्रोसेस हम लोग को होता है क्या, हम लिख लेते हैं इस पर, टू कन्वर्ट इथिल अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म we heat ethyl alcohol with bleaching powder followed by reaction with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इथिल अल्कोहल लेते हो CH3 CH2 OH, ठीक है, और
इसका रिएक्शन कराते हो आप जो है CaOCl2 विच इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसको आप हीट करते हो तो आपको देने वाला है क्लोरल, ठीक है, CCl3 CH2OH, सॉरी CCl3 CHO, ठीक है, ये हम लोग का होता है क्लोरल, ठीक है। अब इसका आप क्या करते हो, रिएक्शन कराते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब आपको देने वाला है CHCl3, यही हम लोग का क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार से आप जो क्या कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म पा सकते हो, ठीक है, बिकॉज कि ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 2 हम लोग के कंपाउंड्स हैं, इन सब के जो आपको IUPAC नेम आपको बताने हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को, ठीक है। 6 का फर्स्ट हम लोग का है CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CHCOOH। देखिए बच्चा, ये ऑब्वियस सी बात है कि एसिड है, एट द सेम टाइम अल्काइन है, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन में डबल बॉन्ड है, सॉरी मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ये डबल बॉन्ड ही है, ठीक है। ये हम लोग का अल्कीन है, एट द सेम टाइम अल्कोहल है, ठीक है। पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर से नंबरिंग करना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। देख लो जैसा गौर से, 1 नंबर पे हम लोग का जो एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, और 2 नंबर पे हम लोग का जो अल्कीन वाला ग्रुप है कि नहीं। तो हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, 4 कार्बन मतलब क्या, ब्यूट, दूसरे नंबर पे ईन है, ई हटाएंगे 1 OH एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है सेकेंड वाला CH3NH2CH2CH3। देख लीजिए ये अमाइन है, ठीक है, इसलिए हम लोग का इसका नोमेनक्लेचर N से करते हैं, ठीक है। N मिथाइल और 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेनामाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का N इथाइल प्रोपेनामाइन। तो दीज वर द नेम्स, ऐसा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चा, हम लोग का 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स से आप क्या समझते हो, तो 7 नंबर का आंसर है, देख लो बच्चा, ट्रैंक्विलाइजर्स वैसे मेडिसिन होते हैं जो आपको माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं, इन द सेंस कि उससे रिलीफ पाने के लिए होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, ठीक है, या फिर एंग्जाइटी है, ठीक है, या कोई डिप्रेशन में चला गया है, ऐसी जो स्थिति से ओवरकम करने के लिए हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि ट्रैंक्विलाइजर्स आर the group of medicines used to treat
mind related elements like depression, anxiety, etc. एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ, बार्बिट्यूरेट्स। ठीक है, बार्बिट्यूरेट्स जो होते हैं आपको जो है बार्बिट्यूरिक एसिड के जो आपके डेरिवेटिव होते हैं, जनरली आपको इसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है आपको जो एज ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन बेकेलाइट। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये बेकेलाइट होता क्या है? बेकेलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ phenol and formaldehyde। देखिए जरा सा, बेकेलाइट क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, किस चीज़ का? फेनॉल आप लोगों को पता ही है और फॉर्मल्डिहाइड आप लोगों को पता ही है, इन्हीं का आपको जो पॉलीमर है। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है कि दिस इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह एक प्लास्टिक है और यह एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कहने का मतलब क्या है कि एक बार इसको हीट करोगे, ठीक है, तो सॉफ्ट हो जाएगा। उसको डिज़ायर फॉर्म में चेंज कर दो। डिज़ायर फॉर्म में चेंज होने के बाद अगर फर्दर इसको हीट करते तो फर्दर ये आपको सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम लोग कहते हैं क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो बेकेलाइट भी एक प्रकार का जो आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दीज आर जनरली यूज्ड in electrical appliances। जनरली इसको जो आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है। फर्दर और ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा बिकॉज इतना काफ़ी है हम लोग के 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है, देख लेते हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, द स्टिकिंग ऑफ द पार्टिकल्स या फिर बाइंडिंग ले सकते हैं, द बाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल्स at the surfaces by physical forces like van der Waals forces। इसे कहेंगे हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन चारकोल। ठीक है, चारकोल पे हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा बाइंड होता है, एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट हम लोग का केमिकल एब्जॉर्प्शन, ये होता क्या है? द बाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल्स
at the surfaces chemically, इसको कहेंगे हम लोग केमिकल रिडक्शन। एग्जाम्पल है आपको रस्टिंग। आई होप आप लोग को ये जो सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ NiCl4 2- विद द हेल्प ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो देख लो हम लोग का NiCl4-, 10 हम लोग का NiCl4-, ठीक है, सॉरी 2-। अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये जो हम लोग का क्लोरीन है वह आपको वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड के कारण से यहाँ पे क्या होगा कि आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। ठीक है, कैसे होगा तो यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो हम लोग का 4d ऑर्बिटल है निकल का, वह डी वाले ऑर्बिटल में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सेक्शन में, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वह आपको जो 4 बनते हैं। एक तो आपको S का और 3 आपको P का मिल करके ऐसा बनाता है, इसलिए आपको जो यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराएगा। ठीक है, इसमें जो आपको बॉन्डिंग पूरा पेयर में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सिंस Cl- is a weak field ligand, it cannot involve d orbital, hence nickel forms sp3 hybridization and hence tetrahedral shape. Since the orbitals have unpaired electrons, hence NiCl4 2- is पैरामैग्नेटिक। मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो उसको हम लोग जो है पैरामैग्नेटिक कहते हैं। वैसे जो सब्सटेंसेज होते हैं वह आपको वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अगर दोनों का सब जब पेयर में होते तो वो सारे के सारे कहलाते हैं आपको डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो दिस वाज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वुड यू ऑब्टेन एसीटोन फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से आप एसीटोन कैसे पा सकते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा देंगे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से।
ठीक है। तो 10 नंबर हम लोग का, ठीक है, एसिटिक एसिड हम लोग का ये होता है CH3COOH। इसका रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा सा गौर से, एसिड प्लस बेस, ठीक है, ये हम लोग का एसिटिक एसिड है और ये हम लोग का एक बेस है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को देने वाला सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ठीक है, तो ये हम लोग का दे देगा क्या, CH3C+1O और OCA4C+1O और CH3, एक कैल्शियम एसीटेट है। ठीक है, अब यही वाला कैल्शियम एसीटेट जो आपने लिया है CH3C+1O OCaO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसको आप क्या करते हो, बस सिंपली हीट करते हो। ठीक है, देखो जैसा गौर से, यह आपको रीजन पूरी तरह से बाहर निकलेगा, मतलब इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपको इसके साथ जुड़ जाएगा CH3C+1O and CH3, दिस इज नोन एज एसीटोन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एसीटोन बना सकते हो। तो मैं इसके बारे में जो लिख देता हूँ ऊपर में। ठीक है, तो एसिटिक एसिड is reacted with calcium hydroxide to give calcium acetate, which on heating gives acetone। तो दिस इज द प्रॉपर आंसर। ठीक है, इसका प्रॉपर आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, फॉर्मिक एसिड बिहेव्स बोथ एज अल्डिहाइड एंड एज एन एसिड। एक्सप्लेन करना आपको, जो एसिड की तरह बिहेव करता है और जो अल्डिहाइड की तरह भी बिहेव करता है हम लोग का जो है एसिटिक एसिड, क्यों? ठीक है, एक्सप्लेन करना है, तो देख लेते हैं। आपको इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है। ठीक है, देखो जरा सा गौर से, ये सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, आई थिंक पिछली बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके थे। क्या पिछली बार हम लोग क्वेश्चन 10 था, ये हम लोग क्वेश्चन 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कहता है क्या, फॉर्मिक एसिड बिहेव्स एज बोथ अल्डिहाइड एंड एन एसिड। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। आपको जो हम लोग का फॉर्मिक एसिड होता है यह कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देख लीजिए सा गौर से, यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मिक एसिड का जो टर्मिनल कार्बन पे ही हम लोग का कार्बोनिल ग्रुप होता है, और हम लोग का अल्डिहाइड में भी सिमिलर जो आपको टर्मिनल कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप होता है। दिस इज द रीजन यह आपको अल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इवन। ठीक है, और इसके पास आपको जो प्रोटॉन भी है, इससे कहाँ से प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एसिड। ठीक है, तो एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और एट द सेम टाइम अल्डिहाइड की तरह भी बिहेव करेगा। लिख लीजिए सिमिलर चीज, सिंस फॉर्मिक एसिड हैज टर्मिनल
कार्बोनिल ग्रुप it can act as an aldehyde at the same time it can donate proton as acts like acid। इजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ वुड यू ऑब्टेन फेनॉल फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से आप जो है फेनॉल कैसे बनाओगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको कन्वर्ट करना है ये है आपको एनिलीन, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड विच इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के प्रेजेंस में और एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये हाइड्रोलाइज करके बन जाएगा आपको जो अल्कोहल, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं फेनॉल। तो ये फेनॉल हम लोग कैसे बन सकता है, ये हम लोग का फेनॉल है, ठीक है। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या कि एनिलीन is first converted to benzene diazonium salt and then hydrolyzed to give phenol। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपको एनिलीन से फेनॉल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है, विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आपको प्रोटीन के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखो हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपको जो प्रोटीन का, ठीक है। तो ये जो आपको हेलिक्स स्ट्रक्चर के कारण किसके कारण से होता है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये सब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो कह सकते हैं हम लोग अल्फा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस द रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड HCl, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। देख लो बच्चा, हम लोग का एसिटाल्डिहाइड होता है, यह होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। जो हम लोग का इथेनॉल है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हम लोग करना है HCl के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है। तो देखो आपको बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, हाइड्रोजन आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और Cl आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है।
तो देख लो ये क्या बन जाएगा हम लोग का CH3COH। यहाँ पे मैं जो आपको Cn लगा दे रहा हूँ या फिर यहाँ पे H छोड़ दे रहा हूँ, इधर Cn लगा दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये हम लोग का कंपाउंड बना, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, देख लो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल नाइट्राइल, ठीक है। प्रोपाइल में प्रोपेन लिखो तो ज्यादा सही, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ये हम लोग का कंपाउंड बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि व्हेन इथेनॉल, जो हम लोग का एसिटाल्डिहाइड है, is reacted with hydrogen cyanide, it bears in the presence of acidic medium, it bears 2-hydroxy propane नाइट्राइल। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप जो है रेट कांस्टेंट से क्या समझते हो केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। तो तरीका हम लोग क्या समझते हैं, तो जो हम लोग का रेट कांस्टेंट यह क्या होता है, इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, which shows the relationship between the rate of reagent, sorry, the rate of reaction and concentration of various reagents। अब सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि मैं बोलूं कि जो हम लोग का रेट है, सपोज कि कोई हम लोग का कोई एग्जांपल लिया कोई रिएक्शन का, ठीक है, AA प्लस BB changes to CCF प्लस DD, ठीक है। तो जो आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट होगा, तो ऑब्वियसली बात है कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, ठीक है, इन द सेंस कि वह स्टेप जो रेट्स को बताता है कि किस रेट से आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम रेट के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो हम लोग का रेट है, ठीक है, वो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। और यहाँ पे मैं A दे रहा हूँ एंड हियर द B। अब यहाँ पर ये आप नहीं समझना कि ये A का मतलब जो आपको ये स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, B का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। यह हम लोग का क्या है, तो यह हम लोग का ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, रेट इज इक्वल टू K
concentration of A raised to the power A, concentration of B raised to the power B. So this is known as what? The rate constant. तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा? यह हम लोग का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? राइट नेम्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और उनके नाम आप बताएं। तो बड़ा ये सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है क्या कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो वैसे प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यह होता है हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative properties are the properties of solution which depends only on the number ratio of solute to solvent particles। ठीक है, ये जो हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, यह बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं होता है कि क्या नेचर है आपको जो सोल्यूट पार्टिकल का या सॉल्वेंट पार्टिकल का। और कितने तरीके का आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दीज आर कौन कौन से हैं? तो पहला आपको हो जाएगा रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यही आपको रॉल्स लॉ भी था। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे क्या कि जब रॉल्स लॉ कहता है क्या कि अगर हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो डालते हैं सॉल्यूशन में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वह घट जाता है, कम होता है रिलेटिवली कि कितना आपने मॉलिक्यूल उसमें डाला है। ठीक है, सेकेंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का 1 मार्क्स में आया हुआ था। ठीक है, थर्ड होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हम लोग का फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 जो हम लोग के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट इज वन हाफ फैक्टर। देखो तो बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18, वन हाफ factor is the ratio of the ये बड़ा सिंपल चीज़ है। यह रेशियो क्या होता है कि आपको जो ऑब्जर्व कितना हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो यह रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ
the observed colligative property to the calculated value of colligative प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए बच्चा, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथिलामाइन इज हीटेड विद HgCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ठीक है, तो हम लिख देते हैं व्हेन इथिलामाइन is heated with HgCl2 in the presence of CH2, जो कार्बन डाइसल्फाइड है, it bears, ठीक है, इथिल आइसोसाइनेट, इथिल थायो, सॉरी इथिल आइसोथायो साइनेट। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला लिखूं CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसका स्मेल है आपको मस्टर्ड गैस की तरह, मस्टर्ड की तरह ये आपको स्मेल करता है। इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, ये आपको जो है सरसों के तेल की तरह स्मेल करता है। 20 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, जो राइट टू यूजेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, देखिए बच्चा, DNA फिंगरप्रिंटिंग का तो वैसे बहुत सारा यूज़ है, बट बेसिकली यह आपको जो है किस लिए यूज़ होता है, तो आपको यह डिटेक्ट करने के लिए कि बच्चे के पेरेंट्स का या फिर जो आपको क्या रिलेशन है एक दूसरे से, रिलेशनशिप पता करने के लिए, जैसे बच्चे का फादर क्या है, मदर का कौन होगा, ठीक है, चाचा चाची दादा दादी कौन होंगे, वो सब चीज़ भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, एट द सेम टाइम यह आपको जो है बायो आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज़ होता है, इन द सेंस कि जो आपको क्राइम्स को जो है स्टॉप करने के लिए आपको यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे जो आपको कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इट, पहला आपको यूज़, इट हेल्प्स टू ट्रैक ब्लड रिलेशंस। ठीक है, और दूसरा इट हेल्प्स टू इन्वेस्टिगेट क्राइम एक्शंस। ठीक है, बस दो हम लोगों को करना था, ये थे हम लोग के 2 मार्क्स से क्वेश्चन। देखे बच्चा सब, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है पहले से ही क्वेश्चन का आंसर जो आपको लिख दिया बोर्ड पे। ठीक है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो पॉज करके जो वीडियो, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको 21, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देख लो, मैं 2 एग्जांपल तो नहीं लिखा है, बट हाँ 2 एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे टेक फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, H2O2 give rise to H2 plus O, sorry H2O plus O2। ठीक है, बैलेंस करना आप लोगों का काम है, आप इजीली बैलेंस कर लो। ठीक है, तो यह हम लोग का एक प्रकार का जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग का NO3 when heated give rise to NO2 plus O2
यह भी हम लोग का जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, तो एक्चुअली अगर कोई ऐसा रिएक्शन जिसका रेट आपको सिर्फ लीनियरली चेंज होता है सिर्फ एक रिएजेंट के हिसाब से, जो सिर्फ एक रिएक्टेंट के हेल्प से जो आपको क्या था लीनियरली चेंज हो रहा है उसका रेट, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब उसका हम लोग एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो अगर हम देखें जैसा गौर से जो रेट है वो किसी एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हम लोग कहते हैं क्या कि रेट आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज कि आपको रिएक्टेंट इज बीइंग डिक्रीज्ड, कम हो रहा है, इसी कारण से मैंने माइनस लगाया है, ठीक है। और ये हम लोग का अगेन इसी को हम लोग कहते हैं कि ए का पावर 1, सॉरी ये 1 होगा 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे के याद कीजिए कि हम लोग का रेट कांस्टेंट है, ठीक है, और ये हम लोग का ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का क्या कि जब R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब पावर 1 लूँ या ना लूँ बात तो बराबर है कि नहीं। अब सेम R कैन बी डिनोटेड एज माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। डी ए बाई, अब मैं इधर माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस इस तरफ ला दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, है कि नहीं। इंटीग्रेट क्यों, क्योंकि मेरे को इंस्टेंटिनियस रेट ऑफ द रिएक्शन चाहिए, ठीक है, तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो इस तरफ मैं कहाँ से कहाँ तक इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं आपको जो है इस वाले चीज़ को क्या करता हूं कि आपको ए को जो है आपको 1/a लिख सकता हूं, डी ए अलग कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग को पता है क्या कि जो आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू ln x होता है, वही चीज़ मैंने किया है, ठीक है। और ये तो हम लोग का कांस्टेंट है, के टी कर दूंगा सीधा का सीधा, कहाँ से कहाँ तक है, तो ln a टू इनिशियल सॉरी फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे कि इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जो आपको रीअरेंज किया हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि हर तरफ को आपको रेज कर रहा हूँ पावर ऑफ ई का जो हम लोग एक्सपोनेंशियल के तौर पे आपको जो ले रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल ले लिया है, ठीक है। फाइनली अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यह वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ व्हाट इंटीग्रल, जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोग का किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे तेजी में। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का है, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। तो देख लेते हैं आपको जो किस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। हम लोग को इसमें जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सभी को हम लोग करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, सबसे पहला है कि डिफाइन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता क्या है, तो देख लो बच्चा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्टिकल्स का मूवमेंट उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान देना बच्चा, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बस इतना ही फर्क होता है कि ऑस्मोसिस हमेशा जो आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, बट डिफ्यूजन कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये आपको हो सकता है ऐसे ही, ठीक है। तो इनफैक्ट जो ऑस्मोसिस है इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। एक स्पेशल तरीके का डिफ्यूजन को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, यहाँ पे आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होता है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहेंगे, द प्रेशर विच इज अप्लाइड जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
from a dilute solution to concentrated solution is known as ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो एक्चुअली होता क्या है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के ही पार्टिकल क्रॉस कर पाते हैं और आपको जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इतना छोटा होता है कि जो आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स इंटर नहीं कर सकते, बट सॉल्वेंट के पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं। तो इतना प्रेशर आप दे दो कि बस आपको जो सॉल्वेंट का पार्टिकल जो है क्रॉस ना कर सके, इन द सेंस कि जस्ट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, तो उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मैथमेटिकली हम लोग का जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डेट विल बी इक्वल टू CRT, ठीक है। तो पाई विल बी इक्वल टू CRT। यहाँ पे पाई जो हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी जो हम लोग का मोलर कंसंट्रेशन है। आप लोगों को पता होगा मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्वेंट, सॉरी पर लीटर सोल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल जो हम लोग का सॉल्यूट होगा उसी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। और हम लोग का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T हम लोग का टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं, मान लेते हैं कि आपको जो W2 ग्राम, ठीक है, W2 ग्राम जो सोल्यूट का जिसका मॉलिक्यूलर मास M2 है वह आपको सोल्यूशन में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा W2 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो आपको सोल्यूट का जो M2 है, ठीक है, और W2 ग्राम उसका जो है उस सोल्यूशन में है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो हम लोग का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन विल बी नंबर ऑफ मोल्स CF, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सोल्यूशन, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, यही ना हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या कंसंट्रेशन को इस टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन किया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन किया। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मैं C को यहाँ पे रखूँ तो क्या होने वाला है ये, ठीक है। तो लेट पाई विल बी इक्वल टू W2RT अपॉन M2 इंटू V। अब इसको मैं M2 को इधर कर दूं और पाई को इधर कर दूं तो हम लोग को यह फॉर्मूला आता है जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बाय दिस वे हम लोग क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये था हम लोग का इसका क्वेश्चन का आंसर। हम लोग का 23rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन, हाउ इज आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या है आयोडीन का और किस प्रकार से सीवीड से जो आयोडीन को आप एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, निकाल पाओगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। देख लीजिए मेन सोर्स जो होता है आयोडीन का वह आपको ऑब्वियसली सीवीड्स होते हैं, चाइल्ड साल्टपेटर होता है, इसके अलावा नेचुरल ब्राइन होता है। तो इन सब से आपको मिलता है आयोडीन, ठीक है। अब सीवीड से कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करें, ठीक है। सीवीड्स जो होता है वह लेमिनारिया एक नाम है सीवीड्स का, ठीक है। उसको पहले जो आपको समुद्र से निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र में पाया जाता है ये, इसको निकाला जाता है, इसको सुखाया जाता है और उसके बाद आपको गहरे गड्ढे में जिसको जलाया जाता है ताकि उसका जो आयोडीन है वह डिस्ट्रॉय ना हो सके, खराब ना हो सके, खत्म ना हो सके। फिर जो आपको ऐश बनता है, ठीक है, तो इस ऐश को हम लोग कहते हैं, जो आपको राख बनता है उसको हम लोग कहते हैं कैल्प, ठीक है। और इस कैल्प में जो आपको 0.4 से 1.3% आयोडीन होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी में उसको मिलाएंगे, ठीक है, और उसको जो आपको क्या कहते हैं कि सेमी क्रिस्टलाइज करेंगे, मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, सेमी क्रिस्टलाइज करेंगे ताकि उसमें जो प्रेजेंट है सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड उस सोल्यूशन में ही रह जाए, बाकी सब आपको जो अलग हो जाए। इसके अलावा भी हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से उसका रिएक्शन कराएंगे ताकि जो आपको सल्फेट्स जो हैं वो भी आपको जो क्या करें नीचे में प्रेसिपिटेट हो जाए। उसको हम लोग क्या करेंगे फिल्टर आउट कर देंगे
अब जो हम लोग का सोल्यूशन बना, ठीक है, उसको हम लोग ट्रीट कराएंगे MnO2 से, मैंगनीज डाइऑक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से उसका हम लोग जो है रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग का जो, और इसको किसमें, जो आपको आयरन वेसल में इसको हीट करेंगे। अब ऐसा होगा तब क्या होगा कि आयोडीन जो होगा वह वेपराइज होने लगेगा, और वेपराइज होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर से कंडेंस कर लेते हैं किस वेसल में, उस वेसल को कहते हैं अलुडेट। तो यह प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो क्या करते हैं, आयोडीन एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड्स से। आई होप आपको जो समझ में आया होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द मेन सॉरी वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। Give two important ores of iron. Write a short note. The process of extraction from its ore. ठीक है, आयरन के जो आपको ओर्स होते हैं, किसी दो ओर का नाम लिखना था, ठीक है। किसी दो ओर का आप जो नाम लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ओर्स हैं मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, ज्योथाइट, लिमोनाइट, सीडराइट, ठीक है। तो इतने सारे ओर्स हैं, इसमें से कोई दो आप जो लिखना है, ठीक है, आप लिख सकते हो। कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन बड़ा जो सिंपल तो नहीं ही कहूँगा, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जो आपको आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। बट कोई भी जो ओर को जो स्टार्टिंग करने के लिए, इन द सेंस कि आपको जो एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग को सर्टेन प्रोसेस आपको करना होता है। जैसे कि आपको ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो ओर को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो है कंसंट्रेशन करते हैं, डिफरेंट मेथड से कंसंट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो आपको ऑक्सीजन होता है, जो आपको ओर होता है वह ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ऑक्साइड फॉर्म में चेंज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो आपको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग ओर प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, मतलब कि आयरन का ओर, ठीक है, साथ में आपको लाइमस्टोन और साथ में आपको कोक, ये तीनों चीज मिक्स करके जो आपको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। अब ब्लास्ट फर्नेस में हीट आपको जो नीचे वाले पोर्शन में गर्म हवा के थ्रू जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि इस गर्म हवा में जो हम लोग का कार्बन है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर क्या करेगा कि आपको कार्बन से रिएक्शन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन क्या करेंगे कि जो आयरन का ऑक्साइड है उससे उसको रिड्यूस कर देंगे आयरन को, और दे देंगे आपको जो कार्बन, जो आपको आयरन। तो देख लो, जैसे कि हम लोग का जो आपको ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन हो, ये दोनों ही के दोनों क्या करते हैं कि जो आपको ओर है हम लोग का, जो ऑक्साइड ओर है, उससे आपको जो हम लोग को आयरन दे देते हैं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है क्या कि सर आपने जो लाइमस्टोन क्यों यूज किया, तो आंसर सिंपल है कि जो आपका ओर है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, और वो इम्प्योरिटीज में आपको सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, मिट्टी बालू ये सब जो आपको सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। अब उसको भी तो रिमूव करना है, तो इसके कारण से हम लोग जो आपको क्या किए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, वो डाला है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, क्योंकि वो ब्लास्ट फर्नेस में बहुत ज़्यादा हीट है, इसके कारण से वह कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट है वह आपको टूट चुका है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। फर्दर जो हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड है वही हम लोग का सिलिकॉन ऑक्साइड से रिएक्शन कराएगा और बना देगा कैल्शियम सिलिकेट,
ठीक है, जो होता है हम लोग का स्लैग। स्लैग जो होता है ऊपर वाले पोर्शन, वो जो हम लोग का आयरन है उसके ऊपर पोर्शन में जो आपको तैरते रहता है, और उसको हम लोग स्लैग के फॉर्म में उसको निकाल देते हैं एज एन इम्प्योरिटी। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 ए। दो भाग में क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन ए है व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई कैल्शियम फॉर्मेट इज स्ट्रांगली हीटेड। कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला कुछ यूं होता है, ठीक है। इसको आप जो स्ट्रांगली हीट करते हो तो आपको देने वाला आपको जो फॉर्मल्डिहाइड, ये हम लोग का फॉर्मल्डिहाइड है, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मिथेनॉल, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल देता है, और साथ में आपको कैल्शियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है, ठीक है। तो बेसिक और आपको आंसर होगा आपको जो फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल, ठीक है। होता क्या है कि जब आप इसको हीट करते हो तो देख लो ये वाला पोर्शन जो है आपको खत्म हो जाता है, ये आपको जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर लग जाता है, ठीक है। और ये हम लोग का देता है क्या, ये हम लोग को देता है फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप जो है क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एयर के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक प्रकार का बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस देगा जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फिन, ठीक है। जैसे कि हम लोग का ये देखो, ये हम लोग का क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। इसको आप जो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको देता है फॉस्फिन, ठीक है। और HCl आपका एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलेगा। वेल देखिए बच्चों, हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन अब आ चुका है, डिस्कस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देखो अब इसमें तो ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सारा चीज़ आप लिख सकते हो, बहुत सारी जो आपको छोटी बड़ी चीज़ें आपको लिख सकते हो, बट मैं कुछ बेसिकली चीज़ें मैं बता दूं आप लोग को। जो हम लोग का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वह लीनियर स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अमीनो एसिड्स आपको बार बार रिपीट करके आपको जो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या नहीं। अब ये एक्चुअली जो हम लोग का कहा जाए, जो अमीनो एसिड्स है कॉन्वेंशनली, ठीक है, बाय कॉन्वेंशन हम लोग कहते हैं क्या कि कोई अमीनो एसिड्स जो आपको जुड़ता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन का, तो जो हम लोग का अमाइन वाला ग्रुप जो आपको स्टार्टिंग होगा और जो हम लोग का एंड होगा वह आपको कार्बोनिल ग्रुप होगा। ऐसा बाय कन्वेंशन है, ठीक है। ऐसा नहीं बिकॉज कि अगर सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि मैं बोलूं कि नहीं मैं मानता हूँ क्या कि ये वाला एंड ही हम लोग का जो है पहले आएगा, ये वाला बाद में, मैंने कन्वेंशन बना दिया, तो आपको आगे यही करना है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये भी तो हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, बट बाय कन्वेंशन वी हैव टेकन लाइक दैट, ठीक है। या इसके अलावा जो आपको अमीनो एसिड्स जो हम लोग के नेचर में 20 अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में आपको होते हैं, ठीक है, या फिर नेचर में होते हैं। इसी से आपको डिफरेंट तरीके का जो आपको प्रोटीन्स आपको बनते हैं, है कि नहीं, ड्यू टू द पेप्टाइड लिंकेज, है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, ठीक है, जिससे कहाँ से हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। साथ में बायोसिंथेसिस मतलब कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सिंथेसिस का कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम्स में, बिकॉज कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो बायो के स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। होता क्या है कि जो हम लोग का सेल होता है, सेल का सारा इंफॉर्मेशन जो हम लोग के न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। अब डीएनए से क्या होगा कि आरएनए जो आपको एक टेम्पलेट को कॉपी करेगा और कॉपी करके उसको पहुंचा देगा आपको राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स उस वाले कॉपी से एक नए तरीके का जो आपको प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और जो आपको प्रोटीन जो बनता है वह हम लोग का इमेच्योर प्रोटीन होता है, उसको मैच्योरेशन होता है हम लोग का गोल्गी बॉडीज में। और जो हम लोग का जो प्रोटीन होता है वह डिफरेंट फंक्शन के लिए आपको होता है,
तो इस प्रकार से आप जो लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है कि कितना ज़्यादा आप जानते हो, उससे बढ़ के भी लिख सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने लिखा है, एज सच यू कैन राइट, नोट डाउन। आई होप आप लोगों को सारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने आपको जो 2 भाग में बांटने के लिए बोला था, जो आपको मॉडल पेपर को, और 2 भाग में बांट करके मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव को अलग और सब्जेक्टिव का अलग कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद मैं जो आपको जो है CBSE बोर्ड्स के लिए जो स्टार्ट करने वाला हूँ कोर्सेज, ठीक है, और फास्ट कोर्स होगा हम लोग का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, दैट इज़ द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा। अगर आप लोग को जानने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि हाँ जाननी चाहिए, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, या आपके फ्रेंड्स जो आपको CBSE बोर्ड में है उनको आप जो है सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज कि आपको बहुत जल्द यह स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू।